Welcome back to the channel इनहांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने लिया है इंड एएस एंड एएस कहाँ कहाँ अप्लाई होता, किस किस पर अप्लाई होता, कब से अप्लाई होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज मैं इन्हीं पे कमेंट्री करने वाला हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस के बारे में बताऊंगा। देन इसके बाद मैं एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करती है? द ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि यही वो बॉडी है जिनके पास ये अधिकार है कि वो एएस इंड एएस इशू करे इंडिया के लिए। ये इनकी जिम्मेदारी भी है। तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। उन पर रिसर्च करना, उन्हें मॉडिफाई करना, बनाना, गवर्नमेंट को सलाह देना, एडवाइजरी देना। ठीक है, तो ये इंड एएस एंड एएस दोनों ही ICAI इशू करती है। इसलिए हम डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे आ रहे हैं। कोई भी मटेरियल आपको डाउनलोड करनी हो आप इनके वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने भी यहीं से डाउनलोड किया है। इवन मैंने टैब में खोल रखा है कि आपको ये विश्वास हो कि मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा, जो है आपके सामने है एंड 100% ऑथेंटिक है। क्योंकि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक इंडिया में तो है नहीं कोई, इवन दुनिया में भी। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखिए आप, रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन एएस, अ स्नैपशॉट, मतलब ब्रीफ। अब इन्होंने दो कैटेगरी बांट रखा है। एक जो कंपनी बैंकिंग कंपनी है, NBFC है एंड इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ तीन कंपनियाँ कवर होती हैं। और बाकी दूसरी कैटेगरी इन तीनों के अलावा कौन कौन सी? बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस। जैसा कि यहाँ भी दे रखा है, बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर कंपनीज अदर देन बैंक्स, NBFCs एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इंड एएस फेज वाइज अप्लाई हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फेज वन में 1 अप्रैल 2015 और देयर आफ्टर वॉल्यूंटरी बेसिस फॉर एनी कंपनी एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी, JV, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स कंपनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले फेज में 1 अप्रैल 2015 से ये लागू हुआ, वॉल्यूंटरी बेसिस पे, है ना, मैंडेटरी नहीं था उस समय। इसका मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक, यानी 31 मार्च
2016 की बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2016 की जो बैलेंस शीट डेट है उस फाइनेंशियल ईयर में ये वॉलेंटरी अप्लाई होना था, हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 मीन्स 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 ये फाइनेंशियल ईयर के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है ना। कंपनियों को एक मौका दिया गया कि पहले साल में आप ट्रांजिशन फेज में आ जाओ, फटाफट से जो भी कुछ गलतियां हैं आप देखो, उसे निकालो, आप करेक्ट करो, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से मुझे मैंडेटरी लागू करने हैं। अब ये फेज 1 में किन कंपनियों पे लागू होगी? सबसे पहले तो मैंने एक कैटेगरी बांट रखा है, 2 कैटेगरी इन्होंने बांट रखा कि 3 कंपनियों को छोड़कर, बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनियों को छोड़कर, उनके लिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हम लोग अभी उनके लिए पढ़ रहे हैं। इन तीनों कंपनियों के लिए बाद में आते हैं। अब 1 अप्रैल 2016 से किन कंपनियों के लिए मैंडेटरी हुआ? इन तीनों कंपनियों के अलावे सिर्फ उन्हीं कंपनियों पे जो यहाँ इन 3 में से किसी भी कैटेगरी में फुलफिल हो रही हो। इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, इन तीनों कैटेगरी में किसी भी एक कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। पहली कैटेगरी, कंपनीज लिस्टेड, या तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग प्रोसेस में है इंडिया में या इंडिया के बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में, उनका नेटवर्थ हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। उनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 करोड़ और मोर। मीन्स अगर वो 500 करोड़ से कम की कंपनी है, इनका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से कम है तो क्या अप्लाई होगा? नहीं होगा। सेकंड, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। यहाँ भी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए बताया गया कि 500 करोड़ या उससे ऊपर का आपका नेटवर्थ है तो आपको 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी अप्लाई करने हैं आपको इंडेस। तीसरी कैटेगरी, पेरेंट, मतलब पेरेंट आप जान ही रहे हैं, सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ एबव। इसका मतलब आप जान ही रहे होंगे, नहीं जानते मैं फिर से बता रहा हूँ। पेरेंट्स आप जानते हैं, माता पिता, सब्सिडियरी बच्चे, एसोसिएट्स फ्रेंड्स दोस्त, ज्वाइंट वेंचर आपके हस्बैंड वाइफ, है ना। अब आपको याद रहेगा कि क्या क्या कौन रहता है ना। ऑफ एबव, इनमें से किसी की भी हो, ठीक है। मान के चलिए एक अनलिस्टेड कंपनी है, उनकी नेटवर्थ 501 करोड़ है। मीन्स इन कंपनी को 1 अप्रैल 2016 को मैंडेटरी बेसिस पे इंडेस अप्लाई करना था। और उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिनकी नेटवर्थ सिर्फ 100 करोड़ है, तो क्या उनके लिए भी अप्लाई होगा? यस, यही पॉइंट सी में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में कब से मैंडेटरी कर रहे हैं ये? 1 अप्रैल 2017। फर्स्ट फेज 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी था। सेकेंड फेज 1 अप्रैल 2017 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उस ईयर से, उस डेट से मैंडेटरी बेसिस पे करना होगा। मीन्स 31 मार्च 2018 की जो बैलेंस शीट बनेगी वो 100%
इंड एस को फॉलो करते हुए ही बनेगी। अब इनमें कौन कौन सी कंपनी को लिया गया, कौन कौन किस टाइप की कंपनियों को मैंडेटरी किया गया। सबसे पहला तो वो 3 कंपनी आप छोड़ दें, बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस। उसके अलावा जो कंपनियां थी, जो कैटेगरी 1 फेज 1 में जो आ गई 500 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां, उसके अलावा आएंगी ना। चलिए देखते हैं। ऑल कंपनी विच आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, सेम पॉइंट, ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नॉट कवर्ड इन फेज 1 मीन्स 500 करोड़ से ऊपर की तो वहां कवर हो गई, उससे नीचे वाली। अदर देन कंपनीज लिस्टेड ऑन SME exchanges, SMEs, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज। ठीक है। दूसरी, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹250 करोड़, 250 करोड़ और मोर, बट लेस देन ₹500 करोड़। 500 करोड़ से वाली तो फेज 1 में कवर हो गई, तो अब तो 500 करोड़ से कम की बात करेंगे ना ये, बिल्कुल। तो इन्होंने बात करा 250 करोड़ की, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ है या उससे ऊपर है लेकिन 500 करोड़ तक हैं, उनके लिए सेकेंड फेज में मीन्स 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी बेसिस पे इंड एएस फॉलो करना चाहिए था, और वो किए होंगे। अगर नहीं किए, ये आप चेक करें अकाउंटिंग करते समय, ऑडिट करते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय, इंस्पेक्शन करते समय। या तो आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, अकाउंटेंट हैं या ऑडिटर हैं या इन्वेस्टिगेटर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, कैग से हैं, कहीं से भी हो आप चेक करें कि मैंडेटरी बेसिस पे फॉलो किया या नहीं किया। तीसरी, सेम पेरेंट्स, माता पिता, सब्सिडियरी, बच्चे, एसोसिएट, फ्रेंड्स, जॉइंट वेंचर, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ ऑफ एबव, है ना। तो आपने देख लिया 3 डेट दी गई, 3 फेजेज आए, है ना। पहले फेज तो वॉलंटरी कर दिया कि जिन जिन कंपनियों को करना है आप करो, 1 अप्रैल 2015 से। सेकेंड, 1 अप्रैल 2016 से कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से कुछ कंपनियों को मैंडेटरी किया गया। छोटी कंपनियों को इसे बाहर कर दिया गया कि वो इतना कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना टाइम, इतने मैन पावर, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतनी कानूनी पचड़े में वो फंसे। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं स्पेशल पॉइंट। कंपनीज लिस्टेड ऑन SME exchange are not required to apply Ind AS, ये अभी ऊपर बात किया था मैंने। वंस Ind AS आर एप्लीकेबल, वंस एक बार आपके Ind AS एप्लीकेबल हो गया, आपने अप्लाई किया, एंटिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द Ind AS फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया वॉलंटरी, मैंडेटरीली, आपको आगे की सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप बनाएंगे उसे इंड एएस फॉलो करके ही बनाएंगे। आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स स्टैंडर्ड की पॉलिसी आप बदल नहीं सकते, आपको इंड एएस फॉलो ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तीसरी पॉइंट, कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द अबव रोड मैप shall continue to apply accounting standards notified in companies accounting standards rule 2006। ठीक है। मीन्स ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले से चल रहा है हमारे इंडिया में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनकी बात कर। इसका मतलब क्या हुआ,
जो कंपनियां यहाँ कवर हो गई उन कंपनियों को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनको वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते रहने हैं जो पहले वो कर रहे थे। सिंपल मीनिंग यही आता है। इसके बारे में डिटेल आगे बात करने वाला हूँ, बात करेंगे इस। अभी तो हमने 3 कंपनियों को छांट दिया था ना, कौन कौन सी थी? बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। अब इनके लिए अप्लाई करने हैं हमें। अब इनमें तीनों के लिए अलग अलग बता रखा है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बात करा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। फेज 1 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर मीन्स 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके लिए विद कंपैरेटिव्स, आपने पढ़ा होगा ना कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी की बात कर रहा है। वो आपको प्रिपेयर करने होंगे इंडियस को फॉलो करते हुए। अब इसमें कौन कौन सी एनबीएफसी आएंगी? एनबीएफसी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, कोई भी, चाहे वो लिस्टेड हो लिस्टेड नहीं हो, हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या ज़्यादा है। दूसरी, होल्डिंग सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट्स कंपनीज ऑफ अबव एनबीएफसी अदर देन दोज ऑलरेडी कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट रोड मैप shall also apply from said date। मीन्स जो ऊपर हो गई उनको छोड़ के बाकी अगर कोई इनकी जिन एनबीएफसी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, उनकी अगर कोई होल्डिंग है, सब्सिडियरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट्स कंपनी है, उन पे भी इंड एस मैंडेटरी अप्लाई करना है हमें 1 अप्रैल 2018 से। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए सेकेंड फेज की डेट आई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 मीन्स 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 मीन्स 31 मार्च 2020 की जो डेट पे बैलेंस शीट बनेगी, प्रिपेयर होंगी, उस बैलेंस शीट एंड ऑनवर्ड आपको इंड एस कंपल्सरी अप्लाई करना है। किन कंपनियों पे, सॉरी किन एनबीएफसी पे? देखते हैं। एनबीएफसी हुज इक्विटी एंड और डेट सिक्योरिटीज are listed or are in process of listing on any stock exchange in India or outside India and having net worth less than 500 crore। यहाँ किनकी बात कर रहा है? 500 करोड़ वाली तो ऊपर कवर हो गई। अब ये बात कर रहे हैं जिनमें या तो लिस्टेड है या नहीं है, वहाँ दोनों, या तो कंपनी लिस्टेड हो, सॉरी एनबीएफसी लिस्टेड हो या लिस्टेड नहीं हो, लेकिन अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है तो वो फेज 1 में कवर हो गई। उनको 1 अप्रैल 2018 से ही इंड एस कंप्लाई करना कंपलसरी है। सेकेंड फेज में ये बात कर रहे हैं कि 500 करोड़ से टर्नओवर तो, सॉरी नेटवर्थ तो नीचे है, नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है, लेकिन अगर वो लिस्टेड एनबीएफसी है, अगर वो लिस्टेड एनबीएफसी है या वो लिस्टिंग के प्रोसेस में है, तो उन्हें भी 1 अप्रैल 2019 से इंड एस मैंडेटरी है, उनके लिए अप्लाई करना। सेकेंड, एनबीएफसी दैट आर अनलिस्टेड, अब अनलिस्टेड होगी, हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन
500 करोड़। अब अनलिस्टेड एनबीएफसी है, नेटवर्थ 500 करोड़ नहीं है, नीचे है, लेकिन 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें 1 अप्रैल 2019 से इंड एस मैंडेटरी कंप्लाई करना होगा। थर्ड पॉइंट, सेम टू सेम होल्डिंग subsidiary, joint venture and associates companies of above other than those already covered under corporate roadmap shall also apply from said date। एक कंपनी, एक टाइप की कंपनी एनबीएफसी की बात हो गई। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स आइए देखते हैं। एप्लीकेबल फॉर बोथ कंसोलिडेटेड एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उम्मीद है आप जानते होंगे। कंसोलिडेटेड होल्डिंग सब्सिडियरी, समझ रहे हैं, होल्डिंग की जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसकी बात कर रहा है। दोनों ही केस में एप्लीकेबल होगा। एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ शैल नॉट अप्लाई इंड एस। एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है, उन पे इंड एस अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अभी आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यहाँ तो ये बता रहे हैं, लेकिन इनका मतलब ये है, यहाँ पे शायद इन्होंने ये लिखना भूल गए हैं कि अनलिस्टेड, ठीक है ना, क्योंकि सारे लिस्टेड वाले को तो यहाँ पे आपने कवर कर दिया है ना। अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि या तो आप इनकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इक्विटी एंड और डेट सिक्योरिटी। अभी तक आप जानते होंगे कि इक्विटी और डेट सिर्फ इक्विटी वाली ही लिस्टेड होती है, नहीं, यहाँ डेट की भी बात कर रहा है। अगर इन्होंने, इनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, दूसरी कंडीशन इनकी इक्विटी या डेट या दोनों में से कुछ भी अगर लिस्टेड हो चुकी है या लिस्टिंग प्रोसेस में है, तो उन पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये किनकी बात कर रहा है, अनलिस्टेड एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ शैल नॉट अप्लाई इंड एस। Adoption of Ind AS is allowed only when required as per the roadmap। नॉर्मल सी पॉइंट है, वॉलंटरी adoption of Ind AS is not allowed। वॉलंटरी adoption of Ind AS is not allowed, आप नहीं अप्लाई कर सकते। कॉर्पोरेट में कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। चलिए, एनबीएफसी हो गई। अब आते हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी एंड इंश्योरर कंपनीज। एनबीएफसी के लिए बिल्कुल सेपरेट, और बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए अभी हम यहाँ देखते हैं, एक साथ इनका बताया गया है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 विद कंपैरेटिव्स, समझ रहे हैं, फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी एंड 1 अप्रैल 2021 फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। मीन्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मीन्स इंडिया का जितने बैंक्स हैं उनको 1 अप्रैल 2019 से इंड एस मैंडेटरी है फॉलो करना। मीन्स इनकी पहली बैलेंस शीट मैंडेटरी है इंड एस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। कब की? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 की जो बैंकों की बैलेंस शीट बनेगी वो कंपलसरी है इंड एस को फॉलो करके बनाना। यहाँ पे इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं बनाया है, सारे बैंकों को लिया है एक्सक्लूडिंग आरआरबी।
मीन्स सभी बैंकों को इंड एस अब मैंडेटरी है फॉलो करना। अब आप देखेंगे इनकी बैलेंस शीट की शकल बदली बदली सी आपको दिखेगी, है ना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वही। एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए कब से करा है इन्होंने, उनके लिए अभी और टाइम दिया है, बोला चलो 1 अप्रैल 2021 से आप फॉलो कर लेना। आई मीन्स इनके लिए कंपलसरी है बैलेंस शीट बनाना अकॉर्डिंग टू इंड एस। कब से, इनकी पहली बैलेंस शीट कब बनेगी, 31 मार्च 2022 मीन्स 31 मार्च 2022 की इनकी पहली बैलेंस शीट कंपलसरी है इंडिया के अकॉर्डिंग ही बनाना। एंड ऑनवर्ड तो सबके लिए कॉमन है। सेकंड पॉइंट ये यही बात कर रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स कंपनीज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी shall also apply for the said debt irrespective of its being covered under corporate roadmap। अब कई सारी कंपनियां जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड, वो तो प्राइवेट लिमिटेड हो गई, है ना। तो ये कन्फ्यूजन आ जाएगा, हमें ये बैंक वाली नियम फॉलो करनी है कॉर्पोरेट वाली जो हमने सबसे पहले पढ़ा है ना, दुविधा वाली। इसलिए इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट रोड मैप, आपको अप्लाई इसी दिन से करना है, ठीक है। कंपेरेबिलिटी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद स्टैंडर्ड बनाने का, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने का सबसे बड़ा मकसद, मेन मकसद होता है कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप कंपेयर कर सके, ऐसा वो बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबल फॉर बोथ कंसोलिडेटेड एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होल्डिंग कंपनी के केस में कंसोलिडेटेड भी बनती है, समझ रहे हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबीज एंड रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस। यस, बैंक में अब 2 तरह की बैंकें, उनको इंड एस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी बैंकें हो गए, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यूसीबी जिन्हें शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, एंड रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, इनको इंड एस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रहा इनका इंड एस की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड इन डेप्थ, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। आपकी कमेंट्री, सॉरी मेरी कमेंट्री आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मैं और भी इसे इम्प्रूव कर पाऊँ। अब यहाँ पे इन्होंने समरी दे रखा है पूरे चैप्टर का, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, उसके लिए कोई बड़ी इशू नहीं है। तो ये यहाँ पे वही बता रहे हैं कि क्यों इंड एस अप्लाई करें आपने, है ना। जैसे देखिए, एज पर द नोटिफिकेशन इंड एस कन्वर्ट विथ IFRS shall be implemented on voluntary basis from 1st April 2015 and mandatorily from 1st April 2016, है ना। सेपरेट रोड मैप फॉर NBFC, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ बता रहे हैं, इन द सिनेरियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया कैन नॉट इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस वर्ल्ड वाइड। इंडिया इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में इंडिया आइसोलेट कैसे रह सकता है ना। सो फॉर द ICAI
and the government authority and various regulators such as SEBI, Security Exchange Board of India, and RBI, Reserve Bank of India, are concerned. The aim has always been comply with the IFRS to the extent possible. To the extent possible, हमें IFRS फॉलो करना है जितना हम कर सकते हैं। ये नहीं कि उनको फॉलो करने के चक्कर में हम अपना कस्टम, हम अपनी प्रैक्टिस, हम अपना लॉ रेगुलेशन को ही ओवरराइड कर दें, ऐसा नहीं। विद द ऑब्जेक्टिव टू फॉर्मुलेट साउंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसके लिए ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमेशा से प्रयत्नशील रही है कि इंडिया में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो वो साउंड हो। मीन्स उनको पूरी दुनिया लोहा माने कि देखिए इंडियंस ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, 100% ट्रांसपेरेंट है, कॉम्पेरेबल है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बस यही सब बातें कर रहे हैं यार। आप देख रहे हैं, तो समरी यही खत्म होती है। इंडेस एंड IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ। हाँ जी, अभी जो मैंने बताया था ना वीडियो के शुरू में कि इंडेस कौन इशू करता है, यहाँ देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस एंड IFRS कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB ऑफ ICAI एंड इन कंसल्टेशन विद NAFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, मीन्स ये इशू नहीं करती है, ये नोटिफाई करती है। बनाती कौन है, अंडर सुपरविजन, उनको सुपरवाइज कौन करती है, गवर्नमेंट को ASB, जो हमारी ICAI की एक बॉडी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो सुपरवाइज एंड कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। मीन्स फाइनल मकसद ये होता है, फाइनली होता है ये कि ICAI की जो बॉडी है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो सारे स्टैंडर्ड बनाकर गवर्नमेंट को बता देती है, ये लो भैया ये स्टैंडर्ड है, आप नोटिफाई कर दो। क्योंकि ICAI नोटिफाई नहीं कर सकती ना, ICAI तो गवर्नमेंट है नहीं, है ना। ICAI तो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो गवर्नमेंट को सलाह देती है, उनको सुपरविजन देती है, उनकी सुपरविजन करती है कि आप सही काम कर रहे हो नहीं, जैसे ऑडिट, है ना, आप समझ रहे हैं। तो और उसके लिए कंसल्टेशन, एक गवर्नमेंट की भी अपनी एक बॉडी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये कुछ भी नहीं है, बस आप समझ रहे हैं। तो उनके पास भी ICAI भेज देती है, बोलती है तुम देख लो, कुछ चेंज करना है बताओ, फिर डिस्कस होता है, चेंज होते हैं, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है करते हैं, अब फाइनली गवर्नमेंट को भेज देते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्हें नोटिफाई कर देती है। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देती है, बस वो स्टैंडर्ड भारत में लागू हो जाता, इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता। ये तो रहा दोस्तों अभी तक इंड AS की एप्लीकेबिलिटी, है ना, इंड AS की एप्लीकेबिलिटी। अब हम लोग चलते हैं AS। अभी आपने पढ़ा ना कि 250 करोड़ तक की नेटवर्थ वाली कंपनी के लिए इंड AS एप्लीकेबल है, लेकिन उससे कम के लिए फिर क्या, है ना, उससे कम के लिए कौन सी AS एप्लीकेबल है, नॉर्मल AS, जो ICAI ऑलरेडी इशू कर चुकी है, कर रखी है, एंड जिनको गवर्नमेंट ने 2006 में नोटिफाई, एक नोटिफिकेशन के थ्रू कर दिया था, है ना। चलिए मैं आपको रिकैप दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे इन्होंने लिख रखा था। ये देखिए,
ये कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द अबव रोड मैप, यहाँ पे जो कवर्ड नहीं है, सेल कंटिन्यू टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड इन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2016, है ना। चलिए फिर, ये भी मैंने ICAI के वेबसाइट से लिया है, IPC के सिलेबस के स्टडी मैट से। यहाँ देखिए, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना दोस्तों। मैं यहाँ से वेबसाइट से आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को ये शंका ना रहे कि इन्होंने ओवरराइड कर दिया है, किसी चीज़ों को मैनिपुलेट करा है। नहीं, ये 100% ऑथेंटिक है, यही ही है। चलिए फिर AS के बारे में अब देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी AS की कैसे है, क्या है। इसमें मैं थोड़ा इन डेप्थ चाहूँगा। यहाँ देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब पूरी समझ, कॉम्प्रीहेंड द स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी समझ आनी चाहिए, माइंड में एकदम पिक्चर बनना चाहिए, है ना। अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्टेटस ऑफ AS, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। यहाँ भी 2 पार्ट्स, देखते हैं आगे। बाकी यही बीच बीच में इनका एक्सप्लेनेशन कमेंट्री दे रखा है, क्यों है, नहीं है, कैसे है, क्या है। ये दोस्तों आपने देखा होगा बहुत, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये देखिए, ये बहुत ही काम की बातें हैं और बहुत ही फनी बातें हैं। जब अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड्स है तो अपनी इनकम टैक्स में ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया, इसके पीछे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। खैर हमें क्या, अपने को क्या है, पढ़ना है बस, है ना। टोटल 10 स्टैंडर्ड्स, ये देखिए 10, है ना, यहाँ तक 10 स्टैंडर्ड ICDS के रूप में नोटिफाई हुए हैं अब तक। तो ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना, ये टैक्स के लिए होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए। आते हैं हम अपनी टॉपिक पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, पहले तो एक कैटेगरी बांट दिया, कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, I said earlier issued announcement criteria classification applicability of as per announcement entities were classified into 3 levels, level 1, level 2, level 3 entities, ठीक है। level 2 entity and level 3 entities as per the said announcement were considered to be small and medium entities। लेवल 2 एंड लेवल 3 एंटिटी को SMEs माना जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज इशूड बाय गवर्नमेंट, देयर आर 2 levels, namely small and medium size companies SMCs and as defined in Companies Accounting Standards Rule 2016 and companies other than SMCs, non-SMCs are required to comply with all accounting standards in their entirely, while certain exemption relaxation have been given to SMCs। यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन SMCs जो SMC नहीं हैं, रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो SMC कंपनी नहीं है उनको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, कुछ एग्जम्पशंस रिलैक्सेशन को छोड़कर, ठीक है।
तो आपने अभी तक एस में क्या देखा, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 को एसएमसी माना जाएगा, लेवल 1 को नॉन एसएमसी माना जाएगा। और नॉन एसएमसी के लिए मैंडेटरी है कि सारे का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना लेवल, अब लेवल देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज as decided by the Institute of Chartered Accountants of India. Level 1 entities, non-corporate entities which fall in any one or more of the following categories at the end of relevant accounting period. Entities whose equity or debt securities are listed or are in process of listing on any stock exchange, whether in India or outside India. Means इंडिया में या इंडिया से बाहर, इंडिया में या इंडिया से बाहर सिक्योरिटी या तो लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में है, ऐसी कंपनी को लेवल 1 एंटिटी माना जाएगा। Banks including cooperative banks, financial institutions or entities carrying on insurance business, insurance companies, banking, financial institutions, इन सभी को लेवल 1 एंटिटी माना जाएगा। All commercial, industrial and business reporting entities whose turnover excluding other income exceeds rupees 50 crores, 50 crore in the immediate preceding accounting year। जिस ईयर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये टेस्ट लगा रहा हूँ, उससे जस्ट पिछला। जैसे आप 1 अप्रैल 2019 के को आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो 1 अप्रैल 31 मार्च 2019 के डेट पे जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा हो 50 करोड़ से ज़्यादा, तो आप लेवल 1 एंटिटी माने जाएंगे। All commercial, industrial and business reporting entities having borrowing including public deposits in excess of rupees 10 crores at any time during the immediate preceding accounting year। अभी बात कर रहा है पहले टर्नओवर का 50 करोड़, बोरोइंग का 10 करोड़ और मोर। पांचवा, होल्डिंग सब्सिडियरी एंटिटीज ऑफ एनी वन ऑफ द एबव। होल्डिंग ऊपर पेरेंट्स, सब्सिडियरी नीचे बच्चे, चिल्ड्रन, यहाँ पे दोस्त और स्पाउस मीन्स, याद आ रहा है, ज्वाइंट वेंचर याद आ रहा है, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर की बात नहीं कर रहा, उनको लेवल 1 नहीं माना जाएगा, सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी को ही लेवल 1 एंटिटी माना जाएगा। अब आते हैं लेवल 2 एंटिटीज, एसएमईज। अब इनका क्राइटेरिया देखिए। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज which are not level 1 entities, जो ऊपर नहीं फॉलो हुआ, but fall in any one or more of the following categories are classified as level 2 entities। नीचे all commercial, industrial and business reporting entities whose turnover excluding other income exceeds rupees 1 crore but not exceed
नॉट एक्सीड 50 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ तो लेवल 1 में इन्होंने ले लिया है ना। इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर या all commercial industrial business reporting entity having borrowings including public deposits in excess of rupees 1 crore but not excess of rupees 10 crore at any time during the immediately preceding accounting year. तीसरा, एसएम होल्डिंग एंड सब्सिडियरी एंटिटीज ऑफ एनी ऑफ द एबव। यहाँ भी एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर को नहीं रखा गया है ना। अगर इनके एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर है तो यहाँ कवर नहीं होगी। अब आते हैं लेवल 3। लेवल 3 एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज which are not covered under level 1, level 2 are considered as level 3 entities। कौन सी बात है, जब 3 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2 के लिए कंडीशन बता रखा है, इसका मतलब हुआ कि जो वहाँ फॉल नहीं हुआ उसके अलावा जितने हैं सब लेवल 3 में ही आएगा। अब यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बता रखा है। An SME which does not disclose certain information pursuant to the exemption and relaxation given to it should disclose by way of note to the financial statement the fact that is an SME and has complied with the accounting standard insofar as they are applicable to entities falling in level 2, level 3 as the case may be। उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इनकी सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इनमें किन किन चीज बातों को आपको ध्यान रखना है एसएमईज के लिए। अब यहाँ पे देखिए लेवल 2 एंड 3 एंटिटीज को एएस प्राप्त एम्प्लॉय बेनिफिट से एग्जाम्पशन मिला हुआ, उनको ये फॉलो नहीं करना है ना। चलिए इन सब के लिए डिटेल आगे पढ़ते हैं किन किन को क्या क्या एग्जाम्पशन दिया गया है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने ले रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है उतनी खास। अब यहाँ पे इन्होंने मीनिंग बता रखा है ना। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी SMC as defined in clause 2F of the Companies Accounting Standard Rules 2006। तो यहाँ डेफिनेशन बता रखा है कि किन्हें आप SME मानेंगे, जैसे जिनकी डेट इक्विटी लिस्टेड नहीं है या प्रोसेस में नहीं है, लिस्ट नहीं करा है ना, जो इंश्योरेंस बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा सेम टू सेम नीचे। इसी डेफिनेशन के ध्यान में रखते हुए वहाँ उन्होंने वो क्राइटेरिया रखा था 50 करोड़ की टर्नओवर, लिस्टेड नॉन लिस्टेड है ना, बोरोइंग्स 1 करोड़ 10 करोड़, देख रहे हैं 10 करोड़। अब दोस्तों आइए देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इन देयर entirely for accounting periods commencing on or after 7th December 2006 से ये सारे स्टैंडर्ड सभी कंपनियों पे एप्लीकेबल है विथ सर्टेन एक्सेप्शन। जिन कंपनियों को कुछ स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते।
ये तो लिस्ट आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ देखिए रिलैक्सेशन किन किन को दे रखा है। एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन फॉर एसएमईज एज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट अप्लीकेबल टू एसएमईज इन देयर इंटायरली। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी है, जरूरत नहीं है एसएमईज को बनाना। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग जनरली होती ही नहीं है एसएमसीज के पास, तो यहाँ पे उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया कि आप नहीं बनाओ, ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करो, आप कैश फ्लो की रिपोर्टिंग मत करो, सेगमेंट रिपोर्टिंग मत करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट अप्लीकेबल टू एसएमसी सिंस रिलेवेंट regulations required complied with them only by certain non-SMCs. AS21 consolidated financial statement, AS23 accounting for investment in associates in consolidated financial statements, AS27 financial reporting of interests in joint venture to the extent of requirement of relating to consolidated financial statements. इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल टू एसएमसीज सिंस द रिलेवेंट रेगुलेशंस रिक्वायर्ड कंप्लायंस विद देम ओनली बाय सर्टेन नॉन एसएमसीज। समझिए, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिलैक्सेशन फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन गिवन टू एसएमसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड in respect of which relaxation from certain requirements of have been given to SMC। SMCs को पूरा स्टैंडर्ड नहीं, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, कुछ रिक्वायरमेंट से रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे AS15 में एक पैराग्राफ 11 से 16 तक, paragraph 11 to 16, the standard to the extent they deal with recognition and measurement of short-term accumulating compensated absences which are not vesting, non-vesting, that is short-term accumulating compensated absences in respect of which employees are not entitled to cash payment for unused entitlement और लिविंग। ये डिटेल में है। इन रिक्वायरमेंट्स से एसएमसीज को रिलैक्सेशन दिया गया है, एग्जम्पशन दिया गया है, जैसे AS15 में दिया गया कुछ। मैं इनका पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं ICAI के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इसी तरह से इन्होंने लिस्ट वाइज दे रखा है। जैसे AS19 में लीच के बारे में बात करते हैं, इनमें भी कुछ छूट दी गई हैं, रिलैक्सेशन दिया गया है। AS20 अर्निंग पर शेयर, इनमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिया है। जैसे इसी एक है डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड EPS, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोथ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज एग्जम्प्टेड फॉर एसएमसीज। मीन्स एसएमसीज को सिर्फ बेसिक अर्निंग पर शेयर की रिपोर्टिंग करनी है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड EPS की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरह से AS18 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इसके लिए भी कुछ छूट दी गई है। इसी तरह AS29, इसमें भी कुछ छूट दी गई है, एग्जम्पशन है इनको। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनमें भी छूट दी गई है। अब यहाँ देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू ऑल नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन देयर इंटायरली, है ना। ये सभी को अप्लाई करना है, कुछ एग्जाम्पशन को छोड़कर। तो ये तो लिस्ट में आपको बताऊंगा, दे दूंगा, आप देखेंगे। अभी आपने देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉलिंग इन लेवल 2 देयर इंटायरली। AS3 AS17
कंप्लीटली फॉलो करने की जरूरत नहीं है लेवल 2 एंटिटी। लेवल 3 एंटिटी को क्या क्या नहीं फॉलो करना है, यहाँ नहीं फॉलो करना है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, मीन्स AS3 नहीं फॉलो करना। AS17 नहीं फॉलो करना, सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं करनी आपको। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आपको नहीं करनी, AS18 नहीं फॉलो करनी। AS24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं फॉलो करनी है। लेवल 3 एंटिटी को मैंडेटरी नहीं है, समझ रहे। इनको एग्जम्पशन रिलैक्सेशन, एग्जम्पशन रिलैक्सेशन, एग्जम्पशन रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इन्हें SME को, SME को accounting standard not applicable to all non-corporate entities since the relevant regulators required compliance with them only certain level 1 entity। अभी आपने पढ़ा कि बहुत सारे लेवल 1 एंटिटी हैं जिनको ये फॉलो नहीं करना है ना। अब ये इन्हीं की बातें कर रहे हैं। AS15 शायद ये रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने समरी बता रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज इशूड बाय गवर्नमेंट, देयर आर 2 levels, namely a small and medium sized company SMCs as defined in Companies Accounting Standard Rules 2006 and companies other than SMCs. Non-SMCs are required to comply with all accounting standards in their entirely। समझ गए, सभी को कंपलसरी है करना, सॉरी नॉन SMC को सभी स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी है। While certain exemption relaxation have been given to SMCs, SMCs को कुछ exemption relaxation entirely, कुछ partially available है, वो उस extent तक follow नहीं कर सकते। Criteria for classification of entities for applicability of accounting standards for corporate and non-corporate entities have been prescribed as per the government notification। ये तो सामान्य सी बात है, कॉमन सी बात है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी, हर चीज़ के लिए निकालती है और आगे भी निकालेगी। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कौन सा स्टैंडर्ड किस स्टेट से इंडिया में लागू हो, है ना। बहुत ही यूनिक पॉइंट होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब आप ऑडिट में हो या अकाउंटिंग कर रहे हो दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। CA इंस्टीट्यूट ने एक एक चीज़ क्लैरिफाई कर रखा है ऑलरेडी। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा स्टैंडर्ड कब इफेक्टिवली अप्लाई हुआ। अच्छा यो सॉरी, यहाँ मैं दूसरे स्लाइड में ढूंढ रहा था इसलिए नहीं मिल रहा। अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, इंडेक्स तो हो गया है ना, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, AS जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इनकी बात कर रहा है।
आइए देखते हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कब से अप्लाई कब हुआ, यहाँ देखिए। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, है ना। आप चाहे तो जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपको आगे काम आएगा, कभी याद नहीं रहे, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर ले या फिर सेव कर ले या दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके आप देखते रहें। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एप्लीकेबिलिटी डेट 1 अप्रैल 1993 में पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किया गया। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी 1 अप्रैल 1999, जो समय समय पे रिवाइज होता रहता है, इसलिए ये रिवाइज लिखा हुआ है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2001। AS4 कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट 1998, है ना। आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल से है ना। तो अब मैं सिर्फ ईयर बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। 1 अप्रैल। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज 1996। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 2002। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन 1993। 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2016। अब आप कहेंगे इससे पहले नहीं था। यहाँ AS10 का नाम अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता था। आप देख रहे होंगे बीच से AS6 गायब है ना। यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हुआ करता था। 2006 में AS6 को 10 में मर्ज कर दिया गया और इनका नाम भी चेंज कर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया गया। AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स 2004। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स 1994। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 1995। नेक्स्ट AS14 अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशंस 1995। AS15 एम्प्लॉई बेनिफिट्स 2006। AS16 बोरोइंग कॉस्ट 2000। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग 2001। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स 2001। AS19 लीजेज 2001। AS20 EPS अर्निंग पर शेयर 2001। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2001। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम 2006। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2002। AS24 discontinuing operations 2004।
AS25 Interim Financial Reporting 2002, AS26 Intangible Assets 2003, AS27 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures 2002, AS28 Impairment of Assets 2008, AS29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 2004। तो आपने देखा होगा कि सारे स्टैंडर्ड आफ्टर 1990 के बाद इशू हुए हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले बिजनेस का इतना वाइड लेवल स्कोप ही नहीं था, तो इतनी रिपोर्टिंग की जरूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा बिजनेस बहुत ही कम थे। जब इकोनॉमी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खोल दिया तो अचानक सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई क्योंकि फ्लड भी बढ़ गए। तो समय समय पे इंस्टीट्यूट ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया। अब ये तो एक नोट दे रखा है बच्चों के लिए, yes this are covered in the syllabus of this paper at intermediate student। आप तो मान के चलो सारे एप्लीकेबल हैं, कुछ ग्रुप 1 के पेपर में, कुछ ग्रुप 2 के पेपर में। ठीक है, अब बस यही है, वो कहानियाँ बता रहे हैं आप छोटी छोटी बातों पे। स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया, AS6 एबोलिश कर दिया गया, उसको 10 में मर्ज कर दिया गया। ये सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर AS इंड AS की एप्लीकेबिलिटी, कंप्लीट डिस्कशन इन डिटेल। कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिया जो कहानियाँ बता रहे थे कि जैसे पार्शियल एग्जम्पशन है तो पार्शियल किस लेवल पे एग्जम्पशन है वो आप देख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैंने एवरीथिंग कवर कर दिए हैं AS इंड AS जो इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा यही स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे, और इसी तरह से कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा, और इन कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा, और इन डेट से फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ये सारे कमेंट का जवाब मैं दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।